अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। हम देखते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, उसके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, उसके अंदर क्या कुछ है क्या नहीं है। ये प्रैक्टिकली रिलेवेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स लिखें, उसके अंदर क्या कुछ आता है क्या नहीं आता। फिर यूके का भी आ जाता है और उसकी कंपैरिजन भी आ जाती है। तो स्लो स्लो हम बाकियों को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके सैलिएंट फीचर्स क्या है, मतलब उसमें खास खास चीज़ें क्या चीज़ आती हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो उसमें सबसे पहले हम ये बताएंगे जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। और इसी तरह ये जो है रिटर्न जो है लिखा गया था कब, 1787 में। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है। पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने कहा वन ऑफ दी का मतलब ये है कि जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से ये एक है, क्योंकि यूके का भी कॉन्स्टिट्यूशन पुराना है। और हम ये भी मानते हैं कि जैसे दुनिया का पहला जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था वो चार्टर ऑफ मदीना था, जो 622 एडी में लिखा गया था। तो ओल्डेस्ट जो है हम चार्टर ऑफ मदीना को कह लेते हैं। लेकिन उसके बाद पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया के अंदर मॉडर्न टाइम्स के अंदर, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हम ये नहीं कहते दी ओल्डेस्ट, बल्कि हम कह रहे हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन 1787 एडी। तो ये जो है उस टाइम से बना था और अभी तक कंटिन्यू है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोई मतलब जैसे पाकिस्तान में हुआ कि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन बने, 56 की बनी, 62, 73 की बार बार वो एब्रोगेट हुए, मार्शल लॉ लग गए। लेकिन अमेरिका में इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उसी टाइम से लगा और उसी टाइम से अभी तक कंटिन्यू है, चलती चलती चली आ रही है। अमेंडमेंट हुए, चेंजेस हुए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एब्रोगेट या सस्पेंड नहीं हुआ। ये इसकी बहुत आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशन है, 7 आर्टिकल्स है, लेकिन अभी तक वो कंटिन्यूड है, उसके अंदर कोई वो नहीं है। तो हम देखते हैं ऐसा क्या कुछ था जिसको से कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहा, अभी तक कंटिन्यू है। तो इसमें देखते हैं सैलेंट फीचर्स की हम हेडिंग देंगे। सैलेंट फीचर्स में हम लिखेंगे सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम देखते हैं जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कोडिफाइड है। वो आपको रिटन फॉर्म में, कंपाइल्ड फॉर्म में, बुक की फॉर्म में मिल जाती है। तो इस पर मजीद मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर हम एक टॉपिक एक अलग से डिस्कस करेंगे यूके और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो उसके अंदर हम मजीद डिटेल में जाएंगे कि रिटर्न का लफ्ज़ में हमने क्यों यूज़ किया, क्या सारे कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है। फिर हमें पता चलेगा यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटर्न है। तो कैसे अनरिटर्न है, क्या है, उसको फिर उसी में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जो है पहली बात ये है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटर्न फॉर्म में, बुक फॉर्म में, कोडिफाइड है, कंपाइल्ड है, आपको अवेलेबल रिटर्न फॉर्म में मिल जाती है। फिर सेकंड चीज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको चेंज करना, अमेंडमेंट इसमें लाना मुश्किल है। तो इसके लिए कम से कम अगर आपको चेंजेस लानी है, तो अगर 4 बंदे हैं तो 3 जो है, 3/4 मेजोरिटी जो है जब होगी तब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा, वरना नहीं हो सकता। मतलब भारी अक्सरियत जो है वो अगर इस हक में हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लानी है तो आएगी, वरना ऐसे नहीं आएगी। इसको चेंज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सारे लोगों का समझे अक्सरियत का मुत्तफिक होना बहुत लाजमी है। तो इसका मतलब ये होगा अगर कोई चेंज लानी है तो उसमें ना सिर्फ रूलिंग पार्टी बल्कि अपोजिशन पार्टी भी इत्तेफाक करे, मुत्तफिक हो, तब जाके इसमें चेंज हो सकती है, वरना ऐसे आसानी से नहीं हो सकती। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है ये। मतलब अमेरिका का जो अपना आप कह सकते हैं जो सरबरा होगा वो सदर होगा। प्रेसिडेंट जो है हेड होगा, उसके साथ ही वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो सदारती निज़ाम जो है वो अमेरिका में है। तो जो लीड करेगा, आप देखते हैं अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर नहीं है बल्कि प्रेसिडेंट है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रेसिडेंट की बात करता है कि पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास होंगे और उसको उसके साथ जो सेकंड होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा। तो इस हिसाब से अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फिर सेपरेशन ऑफ पावर है। अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। जो 3 पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डिमार्केशन है। एक दूसरे को उसके अंदर पावर्स के अंदर, रोल के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। हर कोई अपने दायरे कार में रह रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। जैसे लेजिस्लेशन सिर्फ कानून बनाएगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, वो अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। इस तरह एग्जीक्यूटिव जो है वो एग्जीक्यूट करेगी, वो अपनी तरफ से कोई लॉ नहीं बना सकती और ना ही वो जो है अदालती हुक्म जो है सादिर कर सकती है। और इसी तरह अदालत जो है वो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ होगी उसी के मुताबिक अमल करेगी, उससे हट के कोई नहीं करेगी। अनलाइक आप जैसे पाकिस्तान में देखते हैं कि एक बंदा अपनी मर्जी से हर कोई कर रहा है, कानून है लेकिन कोई मानता नहीं है। लेकिन अमेरिका में इस तरह नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है। कोई जो है अपने दायरे इख्तियार से बाहर नहीं निकल सकता, और वो जैसे ही निकलेगा तो उसको पकड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रेसिडेंट होगा, चाहे कोई भी होगा। अगर वो अपने डोमेन से, दायरा से बाहर जाएगा तो उसके ऊपर कानून की गिरफ्त होगी। तो इस हिसाब से सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका में बहुत ज़्यादा है।
फिर जुडिशल रिव्यू जो है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो अदालत को रिव्यू देती है, मतलब अपने जो फैसले थे उनको नज़रसानी करने की इजाज़त और इख्तियार देती है। वो मानती है कि अदालतों से भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो अदालत अपने फैसले जो है उसको दोबारा देख सकती है, उस हिसाब से दोबारा फैसले कर सकती है। तो ये जुडिशल पावर जो है वो अदालत को बाइख्तियार भी बनाती है और अपनी गलतियाँ ठीक करने का मौका भी देती है। जुडिशल रिव्यू भी अमेरिकन जो आप कह सकते हैं जुडिशरी उसके पास मौजूद है। फिर हम देखते हैं फेडरल सिस्टम में। फेडरल सिस्टम ये है कि जो पावर्स हैं सारे वो फेडरेशन के पास है। वहाँ पे अमेरिका में आप देखते हैं फेडरल सिस्टम है, लेकिन फेडरल सिस्टम होने के बावजूद भी फेडरल के पास जो पावर्स हैं वो कौन से सारे पावर्स हैं? उसके पास आपकी करेंसी आ जाती है, इकोनॉमी आ जाती है, डिफेंस आ जाता है, फॉरेन अफेयर्स आ जाते हैं। इसके अलावा बाकी जो स्टेट्स हैं वो खुद मुख्तार हैं, उनके अंदरूनी जो मामलात हैं वो अलग हैं, उनके अपने जो लॉज हैं, प्राइस रेट्स हैं, बाकी चीज़ें वो खुद मॉनिटर करते हैं। तो फेडरल भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स हैं वो बहुत खुद मुख्तार हैं। हर कोई अपने जो है हिसाब से लॉज खुद बना रहा है, मास वाइड डिफेंस, इकोनॉमी और इन चीज़ों के। तो इस हिसाब से फेडरेशन है, आप कह सकते हैं कि एक हिसाब से बहुत पावरफुल फेडरेशन है, लेकिन पावर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो वो वीक फेडरेशन है। बल्कि फेडरल की जो पावर है सारी वो अपनी स्टेट से निकालती है। स्टेट्स वो कहती है जितने ज़्यादा पावरफुल होंगे तो सेंटर जो है वो इतनी पावरफुल होगी, क्योंकि उनके ऊपर रिलाई करती है। फिर इस तरह हम देखते हैं बाई कैमरल सिस्टम में। तो अमेरिका में जो है 2 हाउसेज है, एक सेनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसको आप मुश्तरका तौर पे कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस जो है कंबाइंड सेनेट प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कांग्रेस कहलाती है। सेनेट में जो है 100 मेंबर्स हैं, जो हर एक स्टेट के दो दो हैं, तो 15 to 2 100 बन जाते हैं। फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जैसे पाकिस्तान में पॉपुलेशन के बेसिस पे नुमाइंदगी है तो 435 है। तो बाई कैमरल हम कह सकते हैं सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो 100 हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435। तो कांग्रेस के टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 535। तो ये जो है बाई कैमरल सिस्टम हुआ। फिर जो है एक टर्म लिखा हुआ यहाँ पे यूज होता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉपुलर सॉवरेंटी। ये क्या कहती है? हम जैसे पाकिस्तान में आप पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, अमेरिका कहता है पॉपुलर सॉवरेंटी। तो इसका मतलब ये जो पावर है अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर है, जो जो कोई भी अपने जो पावर यूटिलाइज करता है, चाहे कोई भी इदारा हो, वो लोगों से करता है। पॉपुलर का यहाँ पे मतलब ये अवाम लोग, तो यहाँ पे जो हकमियत है वो लोगों की है। वो कहता है असल पावर लोगों के पास है। तो इसलिए अमेरिका में जो पब्लिक ओपिनियन है वो बहुत मैटर करता है। अगर पब्लिक कोई चीज़ चाहती है तो स्टेट जो है मजबूर है उसको करे, अगर वो उसके खिलाफ जाती है तो स्टेट मजबूर है कि उनकी बात मान ले। तो पब्लिक जो ओपिनियन है बहुत मैटर करता है। तो इस हिसाब से अमेरिकन जो सॉवरेंटी है, पावर है, वो पब्लिक के पास है, पॉपुलर सॉवरेंटी कहलाती है। पब्लिक ओपिनियन की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। फिर ड्यूल सिटीजनशिप, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने शहरियों को ड्यूल नेशनलिटी की इजाज़त देता है। मतलब उनके जो सिटीजन हैं वो यूएस के भी सिटीजन हो सकते हैं और किसी और स्टेट्स के भी सिटीजन हो सकते हैं। एक तरफ तो आप अमेरिका के सिटीजन हो, मतलब आप किसके सिटीजन? यूनाइटेड स्टेट के। और दूसरी तरफ जैसे आप कैलिफोर्निया स्टेट के हो, वर्जीनिया के हो, लॉस वेगास, तो हर स्टेट की आपकी एक अलग नेशनलिटी, एक वहाँ की होगी और दूसरी अमेरिका की होगी। ड्यूल नेशनलिटी जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। बाकी जगहों पे आप नहीं देखते, आप देखते हैं कि नेशनलिटी, जैसे पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं बलूचिस्तान का हूँ, पंजाब का हूँ, केपीके का हूँ, सिंध का हूँ, जीबी का हूँ, नहीं, वो कहता है पाकिस्तानी। लेकिन अमेरिका जो है वो नहीं, वो कहता है आप अपने जो स्टेट है उसकी भी नेशनलिटी भी रख सकते हैं और अमेरिका की भी। तो हर कोई जो है वो एक हिसाब से ड्यूल नेशनल हो जाता है, एक स्टेट की नेशनलिटी और दूसरी अमेरिकन कंट्री की नेशनलिटी है। फिर जो है 2 पार्टी सिस्टम है, आप देखते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान की तरह ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बल्कि आप देखते हैं सिर्फ 2 पार्टियाँ। जिसने भी आना है वो इन 2 पार्टियों में से किसी एक को चूज़ करे। जब उसको मेंबरशिप मिल जाती है एक पार्टी के अंदर तो फिर वो जो है पार्टी में आ जाता है। 2 पार्टीज आपके सामने नज़र आती है, एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट्स है। तो इंडिपेंडेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई और पार्टी नहीं बन सकती। 2 पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, जो भी आएगा जीतेगा हारेगा इसी के तहत आएगा। अब एक पार्टी जीतती है और एक हार जाती है, ऑटोमेटिक एक रूलिंग में आ जाती है पावर में और दूसरी अपोजिशन में जाती है। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, 2 पार्टियां, पॉलिटिक्स में भी ये 2 पार्टी आती है, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। फिर चेक एंड बैलेंस जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। हर इदारा जो है अपने, मैंने पहले ही बताया जैसे सेपरेशन ऑफ पावर अपने हुदूद में दायरे में रह के काम करती है, इसी तरह चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है। हर किसी इदारे के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है। जो कोई काम कर रहा है, चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे एमपीज हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई भी है, उनके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकते। जो काम भी करेंगे, अगर आपने थोड़ी सी गलती की, आप किसी भी ओहदे पे, चाहे आप जज हैं, चाहे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी आपको कानून पकड़ेगी, तो कानून इतनी स्ट्रिक्ट है वहाँ पे कि चेक एंड बैलेंस में अगर आपने थोड़ी सी वायलेशन की, स्टेप आउट किया, आप पकड़े जाएंगे। तो वहाँ पे चेक एंड बैलेंस ने जो इस निज़ाम को बहुत पैरल रखा हुआ है।
इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, हर कोई लॉ के सामने जो है इक्वल है। फिर हम देखते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो अमेरिका में जो है, जैसे हमने बात की पॉपुलर सॉवरेनिटी है, तो बिल ऑफ राइट्स जो लोगों के हुकूक की बात करता है, जैसे हमारे पास आर्टिकल 8 टू 28 है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू के जो 10 अमेंडमेंट की गए वो लोगों के हुकूक के लिए किए गए। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों को जो हुकूक है उनको बहुत ज़्यादा देती है अपने लोगों को। तो अमेरिकन लोगों के हुकूक जो है उनको गसब करना या सस्पेंड करना बहुत मुश्किल काम है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू एजुकेशन देती है तो कोई नहीं कि आप उसके ऊपर कब्जा करें, जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन के तौर पर आप कब्जा करते हैं, फ्लड आते स्कूल कब्जा हो जाते हैं, और जो है मुख्तलिफ आप देख सकते हैं मतलब सिचुएशन में पोलिंग स्टेशन बनती है क्या। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, अगर वो राइट टू एजुकेशन स्कूल हैं तो उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तो जो लोगों के हुकूक है उसके ऊपर कोई इदारा, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है कब्जा नहीं कर सकती। लोगों के हुकूक जो है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। तो इस हिसाब से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन आप देख लें कि इसके साइलेंट फीचर्स है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसकी वजह से अभी तक ये कंटिन्यूड है। फिर हम कंक्लूजन में आ जाते हैं। कंक्लूजन में बताते हैं कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर अपने जो यूनिक फीचर्स हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न फॉर्म है, और उसमें अप टू डेट जो है बहुत लिमिटेड जो है 10 के करीब सिर्फ अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो इसके बाद जो है हम फिर मज़ीद देखते हैं कि वो जो अभी तक कंटिन्यूड है, और उसमें जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आप कह सकते हैं कि उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो जो है पॉपुलर सॉवरेनिटी है। अवाम जो है वो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।